नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कास्ट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। कास्ट सिस्टम को और पढ़ेंगे आगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी मेन टॉपिक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो जितना भी होगा मैं आप सबको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट शेड्यूल्ड ट्राइब्स शुरू करते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कम्युनिटी जो है क्या है और कैसे कैसे रहती है, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश के आने से पहले ये एक तरह से आइसोलेटेड कम्युनिटी रहा करती थी, ठीक है। तो बिफोर ब्रिटिश आइसोलेटेड आइसोलेटेड कम्युनिटी हमको देखने को मिलती, ट्राइबल कम्युनिटी। बट जैसे ही ब्रिटिश आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनकी ऑटोनॉमी को छीनने की शुरुआत करी। वहाँ पे उन्होंने कल्टीवेशन करी, कैश क्रॉप्स लगाए, ठीक है। उससे उनकी ऑटोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हुई, ठीक है। उसके बाद उनके जितने भी ट्रेडिशनल कैरेक्टर थे ट्राइबल के, उनको भी जो है डिस्टर्ब करने की शुरुआत करी। ट्राइबल कम्युनिटी जो नॉर्थ ईस्ट के केस में हमको देखने को मिलती है, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गई। और ट्राइबल्स कम्युनिटी जो हमको सेंट्रल एशिया बोल रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमपी छत्तीसगढ़ वाली हो गई, ठीक है। उन वहाँ पे अर्बनाइजेशन हम लोग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। बात है कि सबको ठीक है, बट उनकी कंसेंट के बिना हो रहा था ये सब, ठीक है, ब्रिटिश के आने के बाद से। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। आप तो आप लिख सकते हो आफ्टर ब्रिटिश ऑटोनमी डिस्टर्ब। ऑटोनमी जो है उनकी डिस्टर्ब होने की शुरुआत होती है ब्रिटिश के बाद। कैसे कैसे होती है लिख देना। नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी, ठीक, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एट एमपी छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ से उनकी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइफ थी वो भी क्या हुई, इफेक्ट हुई, विदाउट कंसेंट, विदाउट देयर कॉन्सेंट, ठीक है, बिना उनकी कॉन्सेंट लिए बगैर ये सब काम होने लग गया, ठीक। अब अब आप खुद सोचे, धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनकी सिचुएशन भी ऐसी थी। जब उनकी सिचुएशन ऐसी थी तो कास्ट, जो शेड्यूल्ड ट्राइब था ना, कुछ तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, कुछ एज अ लेबर इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम करने लग गया, कुछ लोग ना बुद्धिज़्म में भी कन्वर्ट हो गए, कुछ लोगों ने संस्कृताइजेशन कर दिया, कुछ कुछ एसटी कास्ट के लोग ना एलिट हो गए। तो कुछ कुछ लोग जो हैं कास्ट के सिस्टम में, सॉरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए हैं, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज़्म में कन्वर्जन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम किए। बात ही हुआ का ये लोग इतने ज़्यादा जो है बिखर गए ना, कि जो कम्युनिटी थी ना ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी थी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, कि रियलिटी में ट्राइबल कम्युनिटी कौन है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो गया कि कौन है ट्राइबल कम्युनिटी। इसलिए कन्फ्यूजन हो गई, क्रिएशन में कन्फ्यूजन कम आई डेफिनेशन में, ठीक है। सो दिस चेंजेस ब्रॉट कन्फ्यूजन इन द डेफिनेशन। कौन से चेंजेस आप लोग लिख लोगे ना, कन्वर्जन, फिर कुछ कुछ एलीट एसटी बन गए, एलीट एसटी कम्युनिटी के लोग मिले, है ना, कुछ एज अ लेबर काम करने लग गए, कुछ लोग माइग्रेट कर गए। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमको देखने को मिली, डेफिनेशन की क्लैरिटी चाहिए थी, ठीक है। तो क्या हुआ 1929 में, सबको पता होगा, इन 1929 सभी को पता होगा, साइमन कमीशन ने वर्ड बनाया एसटी, ठीक है। साइमन कमीशन कॉइंड अ वर्ड एसटी फॉर दिस इंडिजिनियस कम्युनिटी। इस इंडिजीनियस कम्युनिटी के लिए साइमन कमीशन ने एक वर्ड बनाया जिसका नाम है एसटी। यहाँ से जो शुरुआत हुई
और क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था तो इस एसटी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो चुका था। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये काम दे दिया प्रेसिडेंट को। हमने बोला प्रेसिडेंट आपका काम है इस चीज़ को करना। और ये आर्टिकल आपको पता है किसमें लिखा है, 342(1) में, ठीक है। 342(1) में प्रेसिडेंट को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, आइडेंटिफाई करो। प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेगा कि एसटी कम्युनिटी के लोग कौन कौन हैं। ज्योग्राफी में आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इंडिया के केस में, वो आपको स्टडी करना है। मैक्सिमम ट्राइब आपको पता होगा एमपी में हमको देखने को मिलती है। एमपी के ट्राइब से हो गई, बहुत सी ट्राइब्स आपको मिलती है। गोंड ट्राइब हो गई नॉर्थ में, थारो ट्राइब हो गई, एक खास हो गई, लखचा हो गई, भील, गोंड, मुंडा, संथाला, टोडा, चुनार, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इन ट्राइब्स को थोड़ा सा ज्योग्राफी में देख लेना, मैपिंग कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो चलो, तो ट्राइबल में आपको आपको पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। आप खुद सोचें थोड़ा, मुखर्जी नगर में या नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उसमें से कितने लोग एसटी के हैं, कुछ पता नहीं चलता है ना। एसटी के हैं भी या नहीं है, और वो कितने ज़्यादा मॉडर्न है वो आप जानती हैं। वो एक बार उनसे मिलके देखिए कभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, वो हैं शेड्यूल ट्राइब के, बट वो बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी में है। तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए काम जो है प्रेसिडेंट को ही दे दिया कि अब आप जो है करिए इस चीज़ को। अच्छा, ठीक। पोस्ट इंडिपेंडेंस की थोड़ी बात करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि हमने सोचा कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ क्या किया जाए, क्या उनको आइसोलेट ही रख दिया जाए या उनको इंडिया के केस में एसिमिलेट कर लिया जाए, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आए थे हमारे पास, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन और एक आया पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। क्या करा जाए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब बोला मैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग के साथ क्या किया जाए। वी एल्विन नाम के एक स्कॉलर हैं, ये बोलते हैं कि भाई वो ऑटोनमस थे, उनको ऑटोनमस रहने दो, उनको आइसोलेट ही रहने दो, ठीक है। आइसोलेट रहेंगे, वो अपनी जगह रहेंगे, अपनी जगह सही रहेंगे, उनको आइसोलेट होने दो, वी एल्विन ने ऐसे बोला, ठीक है। बट प्रोसेस पॉलिसीज, पुलिस लिखा हुआ है मैंने, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन में एक दूसरे स्कॉलर है जीएस गुरई, इन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, हमको इनको आइसोलेट नहीं रखना। आइसोलेट रखने का मतलब ये है कि आप उनको एक ट्राइबल जू बोल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आइसोलेशन मीन्स, इन्होंने बोला आइसोलेशन मीन्स यू आर कॉलिंग देम ट्राइबल जू। अरे ट्राइबल की स्पेलिंग कहती है ट्राइबल जू, आप उसको उन लोगों को ट्राइबल जू कह रहे हो, ठीक है। तो आइसोलेशन में रखना उसको आप ट्राइबल जू करो। और उन्होंने डिसएग्री किया कि ट्राइबल जो थे वो ऑटोनमस थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला था कि ट्राइबल लोग ना बैकवर्ड हिंदू हैं। जीएस गुरु ने ये वर्ड यूज़ किया कि वो लोग बैकवर्ड हिंदूज हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हम लोग दे सकें, ठीक है। सो दैट वी कैन गिव देम बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट के बेनिफिट्स भी उनको मिलने चाहिए, ऐसा जीएस गुरु ने बोला। पर वी एल विन ने बोला नहीं भाई, वो आइसोलेट थे, उनको आइसोलेशन में ही रहना दो, उनको ऑटोनॉमी हमको देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब आप खुद सोचो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही सोचा कि भाई पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन और पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन, मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप हम उनको एसिमिलेट कर दिया जाए या आइसोलेट कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पाया कि यार दोनों पॉलिसी में ना दिक्कत है, दोनों पॉलिसी में दिक्कतें हैं। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन में भी दिक्कत है और पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन में भी दिक्कत है। आइसोलेशन में क्या दिक्कत है भाई, आइसोलेशन में दिक्कत ये है कि पहली बात तो कि उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। और वो लोग जो हैं अगर आइसोलेट रहेंगे और उनका मैक्सिमम रिसोर्सेज तो फॉरेस्ट से आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी एक पॉइंट उस टाइम रहा था कि फ्लोरा फौना ये डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे उनके इस्तेमाल के हिसाब से। और हम लोग अब सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं,
और उनके केस में इवल कस्टम जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में नहीं होने चाहिए, है ना। और रिसोर्सेज जो हैं, और उन्होंने ये बोला कि भाई ये भी हो सकता है कि अगर उनको आइसोलेट रख दिया जाए तो एंटी नेशनल एलिमेंट जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इंडिया के खिलाफ लड़वाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोली, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंड डीमेरिट्स इन बोथ, दोनों के अंदर हमको डीमेरिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली। आइसोलेशन में क्या डीमेरिट्स मिली कि उनको पहली बात तो बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं मिल पाएंगे, है ना। और क्या नहीं हो पाएगा उनके साथ, फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको ऐसा गवर्नमेंट को लगा, ठीक। और एंटी नेशनल एलिमेंट उनका इस्तेमाल कर लेंगे, एंटी नेशनल एलिमेंट जो है उन लोग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइसोलेशन में ये जो गड़बड़ देखने को मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एसिमिलेशन में क्या दिक्कत देखने को मिली, आप लोग सोच सकते हैं, आसान है। एसिमिलेशन में ये कि भाई उनकी जो लेगेसी है इतने सालों की, कि वो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, जो जो जनरेशन बाय जनरेशन उन्होंने दिया है वो निगेट हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी ऑटोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं ऑटोनॉमी डिस्टर्ब विच इज़ देयर लेगेसी, जो उनकी लेगेसी रही है। और इंडिया एक क्या है, डाइवर्स कंट्री है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स कंट्री। और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना भी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एसिमिलेशन कर लेंगे, मेन स्ट्रीम में ले आएंगे तो भी दिक्कत है, आइसोलेशन कर लेंगे तो भी दिक्कत है। एक काम करते हैं, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन लाते हैं, मिडल पाथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लाई, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मिडल पाथ। यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ यूपीएससी आ सकता, ठीक है। क्यों भाई, मिडल पाथ पे कोई ऐसे आया अगर मान लो जिसमें मिडल पाथ का आपको इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ लिखोगे आप, ठीक है। वो चीज़ अपना पर्सनल एग्जांपल नहीं लिखना कि मेरे को चॉकलेट खानी थी और मेरे को दूध भी पीना था तो मैंने चॉकलेट शेक पी लिया, मिडल पाथ, ठीक है। तो ये अपना पर्सनल एग्जांपल नहीं देना, मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी के केस में लोगों को लगता है मूवी के एग्जांपल दे दो, नहीं। जितना मैंने सीखा अपने टीचरों से, वो तो ये बताते हैं कि पर्सनल एग्जांपल कम से कम दीजिए, हिस्ट्री से या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो उन्होंने मिडल पाथ अपनाए वो दीजिए। और मिडल पाथ का एक एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन रेदर देन पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड असिमिलेशन विच वॉज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यूपीएससी में आ सकता है, मिडल पाथ का एसए में आ सकता है, ये चीज़ याद रखिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को थोड़ा सा देखा, इनके डीमेरिट्स बताए, डीमेरिट भी आपको एग्जाम में लिख देने हैं अगर ऐसे आया तो। और कोई जीएस का आंसर आया तो भाई ये सब नहीं लिखने हैं, बोल देना कोई कुछ कुछ फैक्टर थे दोनों में डीमेरिट लगे, इसीलिए इंटीग्रेशन की पॉलिसी लाए। अब खुद सोचिए इंटीग्रेशन में क्या लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मेलिटी की पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है कि कल्चरल आइडेंटिटी तो रिमेन रहेगी आपकी, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी हम आपको रखेंगे, प्लस डेवलपमेंट भी देंगे आपको, ठीक है। प्लस आपको डेवलपमेंट भी देंगे, कल्चरल आइडेंटिटी आप अपने पास रखिए, वो आप अपने पास जो है सेव रखिए, और डेवलपमेंट भी आपको देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रिजर्व एंड गिव डेवलपमेंट भी दो, कल्चरल आइडेंटिटी को जो है सेफ गार्ड भी करवाइए आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ की पॉलिसी लगी। बात यह है कि इससे भी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटीग्रेशन पॉलिसी थी इसमें भी फ्लॉ ये आया कि उनकी आइडेंटिटी, जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व करने की बात की गई थी, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी जो थी वो डाइल्यूट, इट लिख देता हूँ, इट डाइल्यूटेड द आइडेंटिटी ट्राइब्स की आइडेंटिटी जो है लॉस। अभी आप करंटली मैंने को मुखर्जी नगर का एग्जांपल दिया, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं जो बहुत सारे म्यूज़िक में बहुत सारे होते हैं जो लोग, और मतलब उनका एक बार लाइफस्टाइल देखिए कितनी मॉडर्निटी में वो लोग हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ की पॉलिसी तो लेके आई कि भाई अपनी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व करिए, आपको डेवलपमेंट भी देंगे, बट धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली स्लोली उनकी आइडेंटिटी एज अ ट्राइब जो है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग गई। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? उनकी आइडेंटिटी जो है वो धीरे धीरे चली गई क्योंकि भाई इंडिया में 7% लोग ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो 7% लोग जब 93% लोग से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस आएगा ना। ठीक है, तो वाई ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि 7% मिले, 7% जो लोग थे इंटरेक्ट विथ 93% लोग, 93% लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन करी। इसी सिलसिले में ये कुछ हुआ कि भैया उनको जो है उनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे जो है लॉस होने की शुरुआत होती गई। एज द टाइम पास देयर कल्चरल आइडेंटिटी डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ये चीज़, तो फिर बीच में लोगों ने कुछ कुछ रेज भी उठाया, कंसर्न उठाया कि भाई हमारी आइडेंटिटी लॉस हो रही है। सम ऑफ देम स्टार्टेड रेजिंग इश्यूज इन वेरियस वेज। मतलब बहुत लोगों ने अपने तरीके भी उठाए कि हमारी आइडेंटिटी लॉस हो रही है। आपने पता होगा कि ट्राइब ऑफ नागालैंड, मिज़ो, मणिपुर, उन्होंने बोला कि भाई हमको एक सेपरेट कंट्री ही दे दो। नागालैंड में आपने सुना होगा फीजो। ठीक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इनका नाम आता है फीजो। फीजो ने पूरी नागा मूवमेंट चलाई। ठीक है, ये एनएनसी के लीडर हुआ करते थे। ये सब कुछ हिस्ट्री में है, मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। कौन सी हिस्ट्री में? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। ठीक है, कहाँ से मिलेगा आपको? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के जो भी लेक्चर आप लोग देखते हैं, जो भी बुक फॉलो, मैं ये वाली बुक फॉलो करता हूँ, मतलब इसमें कुछ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मैंशनड है इंडिया आफ्टर गांधी में। तो ये वाली मेरे टीचर ने रिकमेंड करी थी। तो फीजो लेड नागा मूवमेंट, जो एनएनसी के लीडर थे, वो इंडिया के साथ ना तो प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ना तो प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, वो जाते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जैसे कि कश्मीर के केस में आप देखें तो शेख अब्दुल्ला, जो कि इनिशियली इंडिया को इंटीग्रेट कराना चाहता था, फिर बाद में वो अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ मीटिंग करके वो इंडिया से इंडिपेंडेंस मांगने की शुरुआत कर रहा है, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, बाद में जो है बख्शी आए, बख्शी को उन्होंने वहाँ का जो है लीडर बनाया, बख्शी को। फिर बहुत बड़ी कहानी है, उसके बाद तो आपको पता ही 370 हटाया गया, तब जाके इंटीग्रेशन पूरा हुआ। वरना कश्मीर के केस में क्या हो रहा था, उसको पूरी फुल इंडिपेंडेंस देने की शुरुआत कर रहा था शेख अब्दुल्ला। बख्शी ने कुछ कुछ हद तक जो है मूवमेंट्स कर दी, उस मूवमेंट को स्टॉप किया। उसने बहुत सारे रिफॉर्म भी करे थे, बख्शी ने तो खैर। शेख अब्दुल्ला ने भी अगर आप बात करें तो लैंड रिफॉर्म करे थे, बट बहुत कम रिफॉर्म, खाली लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो वो किए थे उसके उसमें। बाकी बख्शी ने बहुत सारे किए थे, वो सब कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस में मिलते। मैं आपको बता रहा हूँ फीजो की बात। तो फीजो एक लीडर है, ठीक है, सर्च कर सकते हो यहाँ पे फीजो। पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट फीजो नाम है, मैं देख लेता हूँ। फीजो नागालैंड, जैपो फीजो या शायद जैपो फीजो, यस यही है। इनके फेस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा मतलब लिखा हुआ है कि कोई इनको ना वो पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, कुछ आ गया था, इसलिए इनका फेस जो है थोड़ा सा तिगड़ा रह गया। ये देखो, थोड़ा सा आ गया था इनके। तो नेहरू के साथ इन्होंने काफ़ी मीटिंग्स करी। बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस के केस में हम लोग रेफ्यूजी क्राइस देख रहे थे, फिर कश्मीर को देख रहे थे, कंसोलिडेशन देख रहे थे, रीऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, फिर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, लैंग्वेज का इशू उठ रहा था। बट उसी के साथ साथ ये भी अपना सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे कि हमको अलग होना है। तो डाइल्यूट हुई, कुछ कुछ लोगों ने जो मूवमेंट भी उठाई कि भाई हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी आपके यहाँ पे, और आप 93 हो, हम 7% है, हम जो है ख़त्म हो जाएंगे। ये मूवमेंट का आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो कि भाई फिजो लेड नागा मूवमेंट जो थी, जिसके वो हेड थे, ठीक है, हेड थे एनएनसी के, नागालैंड, सॉरी, नागालैंड नेशनल काउंसिल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नागालैंड नेशनल काउंसिल, ठीक है, वो एनएनसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, नागालैंड नेशनल काउंसिल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस भी हुआ। तो वैसे इनिशियली ये नागालैंड नेशनल काउंसिल जो चाहती थी कि इंटीग्रेशन हो, मर्जर हो, बट बाद में जो है इसके अंदर कुछ रेडिकल लोग आ गए। फिर उसके बाद आपको पता है कि असम राइफल आई, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। ठीक है, तो ये नागालैंड की मूवमेंट है, तो ये चीज़ है आपको याद रखनी है। अच्छा, बहुत जगह जो हुआ कि बहुत जगह कुछ ऐसा भी हुआ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना तो चाह रहे थे। ये लोग तो सेपरेट कंट्री की डिमांड कर दिए थे। ठीक है, सेपरेट कंट्री, कि हमको एक कंट्री ही दे दीजिए आप। बट मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, झारखंड का। झारखंड की केस में क्या हुआ कि झारखंड के केस में जस्ट
जसपाल या जयपाल, जसपाल सिंह ही थे। जसपाल सिंह थे इन जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने नागालैंड, जिसने बोला कि हमको कुछ कुछ बिहार के एलिमेंट्स, कुछ कुछ उड़ीसा के, बंगाल के रीजन को तोड़ के एक अलग से ही हमको झारखंड प्रोविंस बनाना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हिस्से भी थे। तो इन्होंने, झारखंड ने तो वही बहुत पीसफुली एक अपना स्टेट बना दिया था। नेहरू ने बोल दिया था कि स्टेट आप बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट कंट्री में दिक्कत है अपने लोगों को, ठीक है। तो झारखंड का भी आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जसपाल सिंह, झारखंड जसपाल सिंह है कि जयपाल सिंह है, मेरे को याद एग्जैक्टली आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप सर्च कर लेने, एक बार मैं या तो एक बार काम करता हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपनी बुक में देख ही लेता हूँ, अगर मेरे को मिल जाए तो। कहाँ गया जरा चैप्टर, आपके सामने देख लेता हूँ मैं, रुकिए जरा, सब्र करिए थोड़ा सा। जयपाल सिंह है, ठीक है, जयपाल सिंह है, बिल्कुल जयपाल, जसपाल लिखा हूँ मैं, जयपाल है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हिस्सा भी तो जयपाल सिंह ने बोला कि हमको अपना एक अलग से ही क्या दे दीजिए, स्टेट दे दीजिए, ठीक है। क्यों इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि उन्होंने बोला अगर स्टेट मिल जाएगा ना तो उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है सेपरेट स्टेट की डिमांड कर ली थी और उनका सेपरेट स्टेट का जो सपना था वही पूरा हो गया था। तो ये सब चीज़ें, तो आप लोग लिख सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी डाइल्यूट मतलब हो रही थी, बट उसी सिलसिले में ये सब भी चल रहा था, पैरेलली चल रहा था, डाइल्यूट भी हो रही थी और बहुत से लोग मूवमेंट भी कर रहे थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आप और अच्छे से पढ़ोगे इन चीज़ों को, ठीक है। ये एंड परसेंट नहीं है, 7% है, ठीक है। 7% इंटरेक्ट विथ, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो गई। कुछ लोगों ने जो है रेस भी उठाया, फिजो ने, झारखंड ने जो अपना सेपरेट स्टेट भी बनाया, और उनको उनको बस यही था कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो लॉस ना हो जाए। इसी सिलसिले में ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1990s तक ये सब चीज़ें का ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आ गया। उसमें ग्लोबलाइजेशन के में क्या हुआ कि उनका ये कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए, ये सब हट गया, और वो लोग माइग्रेशन में चले गए, मूवमेंट बंद कर दी, लोग जॉब के लिए सिलसिले में चले गए, और जॉब भी कॉम्प्लेक्स है तो लोग मतलब उसी में फंसे रह गए। तो उसी सिलसिले में ये आइडेंटिटी वाला इशू था, वो जो है जो वायलेंस का फॉर्म ले रहा था वो जो है कम होता गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने शेड्यूल ट्राइब के बारे में डिस्कस कर लिया, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। बट इसमें कमी क्या है, ज्योग्राफी की कमी है। ज्योग्राफी में आपको पूरा मैप बेस्ड ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ कहाँ रहती थी वो देखना है। स्कॉलर के साथ हमने पढ़ लिया क्या दिक्कत थी, पढ़ लिया, बट इंटीग्रेशन में भी क्या दिक्कत आई, ठीक है, वो हुआ। फिर उसके बाद कुछ कुछ जगह हमको ये भी देखने को मिलता है कि ये भी हुआ, क्या कहते हैं, डिमांड हुई दूसरी जगह की कि हमको सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री, ये सब दीजिए। तो उन सब की बात हमने कर ली है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद मेरे नोट्स में मैं देख लेता हूँ क्या है, कोई टॉपिक छूट ना जाए इसमें, एक बार मैं नोट्स भी चेक कर लेता हूँ। शेड्यूल ट्राइब के केस में नोट्स में क्या बचा है, और नोट्स में कुछ नहीं बचा, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब का सिनेरियो जो है वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हाँ, इसमें इस नोट्स में और भी बहुत कुछ है, बट मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो आपको शेड्यूल ट्राइब में जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, जितनी भी पॉलिसी थी, फॉरेस्ट एक्ट हो गए, या उन्होंने कैसे कैसे ब्लॉकेड लगाए थे, कैसे कैसे उन्होंने जो है टी प्लांटेशन करा था नॉर्थ ईस्ट के केस में, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी ले आए थे ट्रैवल के केस में, वो पॉलिसी आपको पॉलिसी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी है। बाकी सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमारा शेड्यूल ट्राइब टॉपिक हो चुका है ख़त्म, ठीक है। तो अब जो भी कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग जो है समझ सकते हैं। इशू अभी भी यही चलता है कि डाइल्यूट हो चुकी है ट्राइब की आइडेंटिटी, पहला रीज़न ये, दूसरा ग्लोबलाइजेशन का रीज़न भी लिख सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक केस में वैसे भी कास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती नहीं है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, कुछ हद तक हम ये भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल टाइज हैं तो लोग अभी भी मतलब कनेक्टेड हैं, कुछ हद तक कनेक्टेड है। इनफैक्ट मेरे टीचर जो थे म्यूज़िक के वो भी शेड्यूल ट्राइब के ही थे, और पहले दिल्ली में रहते थे तो हमको पता नहीं था वो भी शेड्यूल ट्राइब के हैं, बाद में उन्होंने बताया। तो मतलब पता नहीं चलता ऐसे कि शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है उनकी, तरह डाइल्यूट हो चुकी है। पर जब वो अपने वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टाइज उनके बहुत ज़्यादा है, उनका एक फेस्टिवल भी होता है, टंकुल कम्युनिटी का एक फेस्टिवल, वो बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। वहाँ मैं भी गया था, बहुत अच्छे से इन्जॉय हम लोगों ने किया था, बहुत लोगों से मिला भी था वहाँ पर। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा हॉरिजॉन्टल टाइज हैं, बट वैसे उनकी आइडेंटिटी कुछ हद तक डाइल्यूट भी हो चुकी है।
तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं बट आई होप आपको चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। 5 पन्ने के नोट्स हमारे बन चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, और वीडियो भी हमारी शायद 6 नंबर की बन चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।